चलिए देखो, सीखो। भारत एक ऐसा देश है, जैसा कि कल हम भी बताए थे हिमालय पर्वत वाला क्लास में, कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की ज़मीन कोई समतलीय खाली नहीं है, तो केवल मैदानी भी नहीं है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसा आपको बताए उत्तर में विशाल पहाड़ था, इसका नाम क्या था? हिमालय पर्वत, यानी सबसे पहला भाग था पर्वतीय भाग। कुछ याद आया दिमाग में? अगर बोलेगा भारत के, बताइए भारत के जो भूमि है उसके विस्तार को कितने भाग में बांटा गया है, तो लगभग आपको हम 5 बताए थे। पहला था भारत का पर्वतीय विस्तार, उसके बाद देखो ये सब जो है ना मैदानी क्षेत्र है, यानी 2 में था आपका मैदानी क्षेत्र। देखिए आपका वहाँ पर एक किताब में भूगोल किताब पढ़िएगा ना, एनसीईआरटी, तो लिखा है उत्तर के विशाल पर्वतीय भाग, उत्तर के विशाल पर्वतीय भाग। तो बाबू रे ये जो पर्वत है वो कहाँ है? उत्तर में ही है। तो ऐसे भी आप इसको लिखिए उत्तर का पर्वतीय भाग, चाहे नहीं भी लिखिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये उत्तर का विशाल पर्वतीय भाग बोलिए या फिर खाली पर्वतीय भाग बोलिए। अगर आप जैसे आप खाली लिख रहे हैं पर्वतीय भाग, तो ये भी तो संकेत कर रहा है जाकर के आपका उत्तर में ही, तो पर्वतीय भाग बोलिए। अच्छा, मैदान को लिखता है उत्तर का विशाल मैदान, जैसा कि आपको आज का टॉपिक भी वही है, उत्तर का विशाल मैदान, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो ये उत्तर का विशाल मैदान हो गया। अच्छा, नीचे यहाँ पे एक पठार है, ठीक है, तो 3 में क्या हो जाता है? पठार। आपको हम कल बताए थे कि पठार किसको कहते हैं, तो कोई ऐसा ऊंचा भूमि जो ऊपर जाकर के समतल हो जाता है, जहाँ पर हम किसी हेलीकॉप्टर वगैरह को उतार सकते हैं ना, तो वो कहलाता है पठार। लेकिन पहाड़ देखेंगे तो पहाड़ पूरा ऊपर हो जाता है, वहाँ पर ही हेलीकॉप्टर नहीं उतारा जा सकता है। अच्छा, ये कुछ हो गया पठार। ये क्या था? पहाड़ यानी पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वत। ये बताइए ये क्या था? ये है मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। अच्छा देखिए, यहाँ है अरब सागर, यानी पानी वाला स्थान है, और यहाँ भी क्या है? अरब सागर, यानी कि यहाँ भी पानी वाला स्थान है। तो जब जो पानी के किनारे वाला स्थान रहता है उसको कहा जाता है तट, तो इसीलिए ये दोनों इलाका को कहा जाता है तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तो बताइए, पहला पर्वतीय, मैदानी, पठारीय, और उसके बाद क्या हो गया? तटीय। और 5 में क्या होता होगा जरा सोचिए? 5 में देखिए यहाँ पर ही, ये राजस्थान, यहाँ पर ही मरुस्थल है। मरुस्थल किसे कहते हैं? तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे पानी बहुत कम बरसता हो, वैसा क्षेत्र जहाँ पानी कम बरसता हो, यानी वहाँ पर का जो फसल है वो मुख्य रूप से बरसात के पानी पर डिपेंड करता है। वहाँ पे जो बोरेबल का पानी निकलेगा वो काफ़ी गहराई में मिलता है, ठीक है। तो 5वां हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भारत के भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। भारत के भूमि को ज्योग्राफिकल हिसाब से देखा जाए, भौगोलिक हिसाब से, तो 5 भागों में, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है? उत्तर में। अच्छा, मैदानी क्षेत्र भी कहाँ है? उत्तर में। अच्छा, तटीय क्षेत्र कहाँ है? तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अच्छा, मरुस्थलीय मुख्य रूप से ज़्यादा कहाँ है? तो आपको जाकर के राजस्थान इलाका में। समझ में आ गया पूरा? आपको हम पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा दे, हिमालय पर्वत। आज की क्लास है, इसके बाद कौन होगा? पर्वत के बाद कौन होगा? मैदानी क्षेत्र। तो आइए आज हम मैदानी क्षेत्र को समझते हैं। लिखना आपको, लिखिए, आइए देखिए। अब आगे का टॉपिक है भारत के उत्तर का विशाल मैदान। अब समझना, पहले हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। देखिए, अगर आपको हम बताने की कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो देखिए ये जो क्षेत्र था आपका भारत वाला इलाका में, ये जो एरिया था ये आपको पूरा पर्वतीय था, जिसका नाम था हिमालय पर्वत, ठीक है। यहाँ से अब सुनो ध्यान से, मैदानी क्षेत्र किसको कहा जाता है? मैदानी क्षेत्र किसको कहते हैं? वैसा क्षेत्र जहाँ पर एक फसल उपजाया जाता हो, ठीक है, यानी जहाँ पर एक भूमि क्या रहेगा? सपाट रहेगा, मतलब पूरा समतल रहेगा। अच्छा, ध्यान से सुना मेरा बात को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का कौन सा ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का कौन सा ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पे जनसंख्या ज्यादा मिलता है। एक बात बताओ, पहाड़ में ज्यादा मिलेगा कि मैदान में क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा, या पठार में, या तटीय क्षेत्र में, या मरुस्थलीय, या द्वीपीय, कहाँ मिलेगा? तो मैदानी क्षेत्र में, जहाँ मैदानी क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो ज्यादा मिलता है। क्यों? ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही आसानी से फसल उपजाया जा सकता है, यहाँ पर ही नदी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है,
फसल उपजाने वाला भूमि की जो व्यवस्था है, इसीलिए इसमें ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, कि भारत के कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर ही, या फिर भारत या दुनिया के कोई भी ऐसा क्षेत्र की बात करेगा जहाँ पर ही ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो आपका हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र किस राज्य से स्टार्ट होता है? तो यहाँ है पंजाब, पंजाब, उसके नीचे क्या है? हरियाणा, हरियाणा, पंजाब हरियाणा हो गया। उसके बाद आपका हो गया एक और है यहाँ पर ही, पंजाब हरियाणा हो गया। उसके बाद यहाँ पे है आपका ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इसके नीचे क्या है? बिहार, BI लिख दीजिएगा, समझिए ना, बिहार। ये आपका यहाँ पे फिर नीचे बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 1 2 3 4 और ये 5 भारत के विशाल मैदान क्षेत्र में सबसे प्रमुख कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बिहार जो है वो भारत के किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र का एक हिस्सा है? पर्वतीय में होगा या मैदानी क्षेत्र में होगा? तो ये मैदानी क्षेत्र में आता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो पंजाब है ना, पंजाब, ये अभी पंजाब है, ये पहले पंजाब नहीं था। इसका पहले नाम था पेप्सू, पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट, पटियाला ईस्ट एंड पंजाब स्टेट यूनियन, इसका फुल फॉर्म इसी रूप में है, पटियाला से स्टार्ट था लेकिन, ठीक है, थोड़ा सा शायद फुल फॉर्म में दिक्कत हो रहा है। पटियाला ईस्ट एंड पंजाब स्टेट यूनियन, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म था। पहले ये पूरा राज्य था। पहले देखिए, ये जो पेप्सू था ना, पेप्सू, इसमें 3 राज्य मतलब 3 क्षेत्र आता था, एगो पंजाब, एगो हरियाणा और एगो यहाँ पर अभी यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम है चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, तो ये जो पेप्सू है ना, पेप्सू, ये पेप्सू पहले एक ही राज्य था जिसका नाम था पेप्सू। ठीक है, बस एक ही राज्य था, लेकिन बाद में इसको तोड़ करके आज 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, जहां के लोग ज्यादा हिंदी बोलता था और कहा दिया हरियाणा। ठीक है, और जहां के लोग ज्यादा पंजाबी भाषा बोलता था वहां कह दिया कोची, पंजाब। और एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश होता है जहां पर डायरेक्ट शासन सेंट्रल सरकार करती है। ठीक है, उसका सेंट्रल सरकार यानी जो केंद्र सरकार है उसका शासन डायरेक्ट होता है वहां पे। ठीक है, आइए, तो ये पेप्सू समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछता डायरेक्टली आपका कि बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो पेप्सू के विखंडन होने के बाद उसमें उसका एक हिस्सा था पहले से। यानी मेरा कहना यह है कि कौन सा ऐसा एक राज्य है जो पहले एक पेप्सू का हिस्सा था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन डाल देगा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी। तो किसका हिस्सा नहीं था उसमें? तो यूपी जो है वो उसका हिस्सा नहीं था, बल्कि इसका प्रमुख हिस्सा 3 है, वो था पंजाब, हरियाणा और क्या था वो, चंडीगढ़। ठीक है, तो आपको भारत के उत्तर विशाल मैदान के बारे में बता रहे हैं। तो 5 राज्य में आएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और क्या पश्चिम बंगाल। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल से सुनना। पहला सवाल इंपोर्टेड बोले थे हम कि भारत का कौन सा ऐसा भारत के भौगोलिक क्षेत्र जहां जनसंख्या ज्यादा मिलेगा? तो आंसर क्या मारे थे? मैदानी क्षेत्र। अब अगला क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना, देखो मैदानी क्षेत्र जो है इसकी क्षेत्रफल कितना है? यानी भारत में जितना भी मैदानी क्षेत्र है ये कितना है? तो ये है 1700 लाख वर्ग किलोमीटर, 1700 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी जो मैदानी क्षेत्र है क्षेत्रफल नापा गया तो ये मिला आपको जाके कितना, 1700 नहीं, सॉरी 7 लाख, गलत हो जाएगा जी, 7 लाख। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितना बताइए? चौड़ाई कल बताए थे, बताइए तो। इसका लंबाई हो जाएगा जाकर के 3200 किलोमीटर और चौड़ाई है 100 से 150 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर। और लंबाई कितना बताए थे? कितना बताए लंबाई जी? 3200 किलोमीटर। तो आपका ये इंपोर्टेड पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ये वाला इंपोर्टेड पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, कि भारत का मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? 100 से 150 किलोमीटर। अच्छा, लंबाई कितना है? 3200 किलोमीटर। अच्छा, भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रमुखता कितने राज्य आते हैं? 5 गो। 5 में बोल दीजिएगा बिना देख ले, बोलिए तो। पहला बोलिए, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल। बताइए मैदानी क्षेत्र जो है वो आपका कितना, क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई बताइए 3200 किलोमीटर। चौड़ाई बताइए 100 से 150 किलोमीटर। अच्छा, हिमालय पर्वत की चौड़ाई कितना था? औसतन, औसतन बताए थे आपको 600, औसतन 600 किलोमीटर बताए थे। और लंबाई था कितना? 2500। तो ये समझ में आ गया।
नोट करना जल्दी कीजिए। हो गया है, हटा दे, रोका ही हो। जल्दी मुन्नी, याद हो गया आपको? वाह जी, कितने बुड़बक हैं आप। आज फिर जाइएगा कुल्लू मनाली घूमने, थोड़ा सा आगे है, घुमा देंगे तनी से। हो गया बाबू। देखिए, मैदानी क्षेत्र में जो भूमि है उसको बांटा गया है 6 भागों में। पहले हम 6 भाग लिख देते, ठीक है। पहला है भागर, दूसरा है खादर, भाबर तराई बांगर, सॉरी, भाबर तराई, और क्या बताएं, बागर, उसके बाद क्या था, खादर, उसके बाद क्या था, डेल्टा, और उसके बाद क्या था, रेह। अब ये समझना, यहाँ से ये वाला पक्का ध्यान रखना, ये वाला 2 टॉपिक ये पक्का समझना खास करके, ठीक है। अभी समझने के समझाना हम चालू करते हैं, ध्यान से देखिए। अब बाद में लिखना, हम लिखने के लिए लास्ट में देने टाइम, ठीक है। समझिए, अब कल आपको हम पढ़ाए थे हिमालय, ये क्या था, शिवालिक, ये क्या था, बृहद, ये क्या था, लघु। तो सुनो ध्यान से, जब पानी बरसता है तो पहाड़ का जो पानी है वो धीरे धीरे तो ढल के नीचे आएगा ना नीचे। मैं ध्यान दो, जब नीचे ढल के पानी आएगा नीचे, तो ये वाला पानी जो है वो नीचे अब यहाँ सब बिखर जाएगा, नीचे यहाँ पे जमीन जो है वहाँ बिखर जाएगा पानी, ठीक ना। और यहाँ पे जो खास करके ये वाला जो इलाका जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, यहाँ पे कंकड़ वगैरह होता है, कंकड़ पत्थर, छोटा छोटा जो है छोटा छोटा कंकड़ पत्थर होता है, ठीक है। और ये जो पानी है वो आया, लेकिन ये कंकड़ पत्थर के ऊपर नहीं रहता बल्कि इसके नीचे जाता है। यानी यहाँ जो नदी का पानी, यानी कि यहाँ जो पानी है बरसात का पानी खास करके, वो पानी दिखती नहीं है, लुप्त हो जाती है। मेरा शब्द पर ध्यान दीजिएगा, लुप्त बोल रहे हैं, विलुप्त नहीं बोल रहे हैं। अगर बोलेंगे कि नदियां के पानी लुप्त हो गई है तो इसका मतलब होता है कि वो पानी है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर बोलेंगे कि पानी विलुप्त हो गई है तो इसका मतलब होता है कि पानी नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है बात आप लोग को? तो यहाँ पर एक कंकड़ पत्थर ढेर सारा है, गट्टी छर्री वगैरह, क्योंकि ये जो है ना यहाँ से पहाड़ जो है वो टूट टूट के हल्का हल्का उसका अंश यहाँ पर ही नीचे बिखरा हुआ रहता है। तो जब यहाँ का पानी जब नीचे आता है बाबू, तो पानी जो है ना वो पत्थर के ऊपर तो पानी दिखाई देगा नहीं, पत्थर के नीचे चल जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कहाँ पे नदियाँ जो है वो लुप्त हो जाती है। तो नदियाँ कहाँ लुप्त होगी से बताओ? भाबर में, है ना, भाबर में क्या होता है, नदियाँ लुप्त हो जाती है। मतलब पत्थर के नीचे नदी का पानी तो जाता है लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं देता है। समझ में आ रहा बात आप लोगों से? पहले बताइए कहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती है? भाबर में। ये किसका हिस्सा है? क्वेश्चन एक बार उठाया है कि बताइए भाबर जो है वो कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए बृहद में, लघु में, या ट्रांस हिमालय में, या शिवालिक में। तो शिवालिक से जस्ट सटा हुआ कौन मिलेगा? भाबर। ये टोटल पानी ढल के आया, आयरा में पहुंच गया भाबर में। भाबर के ऊपर क्या है? कंकड़ पत्थर ढेर सारा है और उसके नीचे पानी जा करके पार हो गया। समझ रहे हैं यहाँ तक समझ में आ रहा है बाबू लोग? चलिए आगे, अगला आ जाइए तराई। ये समझ में आ गया पूरा बढ़िया से? अब हम इसको हटा के खाली भाबर को बना रहे हैं, ठीक ना। अब आप लोग थोड़ा सा समझना, भाबर हल्का सा ऊपर में रहेगा, ये मान लेते हैं कि भाबर है, कंकड़ पत्थर वगैरह, ठीक है, इसके नीचे से पानी गुजर रही है, ठीक है, ये भाबर है, ये कंकड़ पत्थर है। क्या यहाँ पर नदियाँ दिखाई देती है? नहीं, यहाँ पे नदियाँ नहीं दिखाई देती है। इसके बाद जो जमीन मिलता है, जमीन यानी जहाँ पर इसे कंकड़ पत्थर खत्म हो जाती है, सुनो ध्यान से, जहाँ पर इसे कंकड़ पत्थर जो है दिखना खत्म हो जाती है, अब वहाँ से क्या चालू होता है? तराई चालू होता है, तराई, ठीक है। तो नदियाँ लुप्त हो जाएगी कहाँ?
भाबर में। और तराई में क्या होता है कि वह मैदानी भाग का हुआ है जहाँ भाबर को लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है और तराई प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यानी मेरा भी कहना वो है कि जहाँ पे नदियाँ, अब ये जो भाबर वाला इलाका था जहाँ पर कंकड़ पत्थर से नदियाँ नीचे चपा हुआ था, अब यहाँ से नदियाँ ऊपर दिखाई देना चालू होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पर्वतीय क्षेत्र से जो पानी आ रहा था वह एक नदी के रूप में पानी कब उसकी पानी ऊपर दिखाई देना चालू करता है, तो भाबर के बाद या तराई में। तराई में और भाबर के बाद दोनों सेम है। भाबर के बाद बोल रहे हैं, इसका मतलब तराई में ही आ जाएगा शब्द वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर तराई में यानी ये वाला, ये क्या था, भाबर। आइए यहाँ तक भाबर हो गया। ये वाला इलाका क्या बना रहे हैं हम, तराई। क्या तराई में नदियाँ दिखती है कि नहीं दिखती है, यानी यहाँ पर ही नदी तो रहती है और नदी दिखती भी है, यानी नदी यहाँ पे क्या होती है, दिखती है। लेकिन जब यहाँ पानी आता है ना तो कंकड़ पत्थर की मात्रा कम हो जाती है। कम हो जाने के कारण यहाँ पर ही पानी ऊपर तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरा दलदलीय क्षेत्र हो जाता है। दलदली समझते बात को, मतलब जब पानी इतना ज़्यादा चढ़ जाए मिट्टी के ऊपर कि उसकी जो मिट्टी की जो परत है वो पूरी तरीके से दलदल, मतलब उसमें कोई भी आदमी अगर पैर रख देगा या आदमी चल जाएगा नहीं तो उसको निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो निकल पाना मुश्किल हो जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, दलदल। ठीक है, यानी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी और मिट्टी एक साथ मिक्स होकर के और काफ़ी गहरा एकदम, वो बहुत डेंजर होता है। अगर किसी का पैर उर फंस जाएगा उसमें तो नहीं निकल पाता। फिर निकालने का एक ही उपाय है, जैसे मान लेते हैं कि आप दलदली क्षेत्र में ऐसे फंस गए। ठीक है, तो अपने आप को फंसे तो पहले पूरी तरीके से सो जाइए। सो जाइए मैंने मुँह में अभी नहीं, मतलब मुँह ऊपर करके सो जाइए। और सो जाने के बाद जब आप सो जाइएगा ना तो आपका जो शरीर है ना उसका क्षेत्रफल जो है वो दलदली क्षेत्र में पड़ेगा। और जब पड़ेगा तो अपने पैर को कस के उठाने की चेष्टा कीजिए। और अगर कोई सोचेगा कि हम दलदली क्षेत्र में चल के पार हो जाएंगे तब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चलते हैं ना तो हम लोग का पैर जो है ना वो छोटा सा एक स्थान को घेरता है और छोटा सा स्थान को घेरेगा तो दलदल में घुस जाएगा सीधे। लेकिन जब सो करके और जब रेंग के चलिएगा ना तो उसका आयतन जो है ना, क्षेत्रफल जो है देह शरीर का, वो काफ़ी विशाल या फिर काफ़ी पैर की अपेक्षा ज़्यादा होने के कारण वो दलदल के अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो दलदल समझ में आ गया बात, यानी जहाँ पर ज़्यादा, इसको देहाती भाषा में कादो भी कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर नदियाँ सामने दिखती है वहाँ पर मिट्टी और पानी अत्यधिक हो जाने के कारण दलदलीय क्षेत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ये समझ में आ गया। बताइए, भाबर में दलदल होगा, यहाँ क्या होगा, पत्थर होगा। दलदल कहाँ होगा, तराई में। भाबर के बाद कौन आता है, तराई। अच्छा, इसके बाद कौन आएगा, बांगर, है ना, बागर। अब यहाँ पर ही हो गया ये बागर। पक्का पूछने वाला सवाल में से सुनो अब। ठीक है, पहला सवाल जब आपको मिट्टी पढ़ाएंगे तब पर्सनली बताएंगे, बस यहाँ पर हल्का सा पढ़ा के निकल जाएंगे। ठीक है, एक मिट्टी आपको, कल आपका ज्योग्राफी है ना, ये कल कौन सा विषय है, कल ज्योग्राफी है ना, कल आपका ज्योग्राफी है। अब कल हो सकता है आपको मिट्टी पढ़ा देंगे, जितना भी मिट्टी है वो कल पढ़ा देंगे। हो सकता है, पता नहीं कल कौन सा टॉपिक लेकर के आएंगे, जो आपका इसके बाद कौन सा टॉपिक रहेगा उसको। ठीक है ना, तो ये मिट्टी में पर्सनली पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ सुनना, मिट्टी से। ठीक है, कौन सा ऐसा मिट्टी है जो पर्सनली यानी खास करके मैदानी क्षेत्र में मिलता है, यानी मैदानी क्षेत्र में कौन सा मिट्टी अधिक मात्रा में मिलता है, तो आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यानी मैदानी क्षेत्र में कौन सा मिट्टी मिलता है, जलोढ़। और नदी के किनारे भी कौन सा मिट्टी मिलता है, जलोढ़। लेकिन जलोढ़ दो प्रकार का होता है, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। ध्यान से सुनो, जलोढ़ दो प्रकार के, एक बांगर और दूसरा खादर। अभी हम कौन सा क्षेत्र पढ़ा रहे हैं, मैदानी क्षेत्र, तो इसमें जलोढ़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब पूछना है तो बताइए आप लोग। अभी हम पढ़ा रहे हैं मैदानी क्षेत्र, और जलोढ़ मिट्टी है वो मैदान में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन पढ़ा रहे हैं मैदानी क्षेत्र, तो क्या आप बताइए, क्या जलोढ़ मिट्टी जो है वो मैदानी क्षेत्र में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, पक्का, सोच लो, आप लोग बताइए, आप बताइए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बढ़िया से सोचो, मिलेगा, आप बताइए भैया। सब डरा हुआ है, सब पूरी तरीके से डरा हुआ है, पता नहीं कौन सा। बाबू रे, हम पहले क्या बोले कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ मिलेगा, मैदानी क्षेत्र में। आप पढ़ कौन सा क्षेत्र रहे हो, मैदानी क्षेत्र। तेरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो जलोढ़ कितना प्रकार के, दो, ये ध्यान दे देना, जलोढ़ कितना, दो, एक बोलिए और दूसरा बोलिए खादर। जब जलोढ़ नया नया, अब सुनना भैया,
जब जलोढ़ नया नया बन रहा होता है तब वो कहलाता है बागर, यानी नई जलोढ़। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए नई जलोढ़ क्या है, मतलब नई जलोढ़ कौन है, बांगर। और अगर जलोढ़ पुराना हो गया यानी पुरानी जलोढ़ बात करेगा तो कुछ हो जाएगा खादर। बात समझ में आया? नया जलोढ़ कौन होता है, बागर, और पुरानी जलोढ़ खादर। याद करने का तरीका पहले बांगर लिखना, पहले बांगर लिख दिए बाद में खादर है। पुरानी हो गया बांगर, अच्छा उल्टा लिख दिया, एरा लिख दीजिए ऊपर खादर, आइए हो गया बागर, उल्टा पढ़ा दिए। थोड़ा सा रुक जाओ, हम लोग देख रहे हैं ट्रिक यहाँ नहीं बैठ रहा है बढ़िया से। आप देखिए बढ़िया से, अब ट्रिक बैठा देते हैं। देखिए ये खादर और बांगर में सब हटा दीजिए, खाली आगे वाला शब्द को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ख। अच्छा एरा में क्या लिखा हुआ पहले, ब। आप बताइए जब क ख यानी ककहरा को अगर आप लिखेगा तो पहले ख आएगा या पहले ब आएगा, पहले ख आएगा। और जब पहले ख आएगा तो पहले कोई चीज़ जब शुरुआत में आता तो वो नए नहीं रहता है कि पुराना हो जाता है, नए रहता भाई। अब तुरंत कोई चीज़ आया है, पहले आया है तो वो नया कहलाएगा, कुछ दिन रह जाने बाद वो क्या कहलाएगा, पुराना कहलाएगा। तो ख नया नया है, अब ब बाद में आएगा, तो ख नया नया है इसकी अपेक्षा, तो इसीलिए न से नया यानी न से नवीन जलोढ़। यानी अगर क्वेश्चन पूछा, इसीलिए बता रहे तक, हाँ खादर हो गया नई जलोढ़। ये क्वेश्चन उठाया हुआ है कि बताइए कि जलोढ़ का यानी कि जो नवीनतम जलोढ़, नवीनतम लिखता है शब्द में, ठीक है, नवीनतम जलोढ़ जो है वो कौन सा है, खादर या बांगर। तो वहाँ पर दिमाग में सेट करना, ब से बांगर और ख से खादर। अब पहले ब आएगा कि पहले ख आएगा, तो पहले ख आएगा, और नया बोला है इसका मतलब ये ख से नई सॉरी खादर यानी नई जलोढ़। और जब ये वो नई हो गया तो ये बागर अपने आप कुछ मिल जाएगा, पुरानी जलोढ़। समझ में आ गया पूरा बढ़िया से नहीं आया? पहले बताइए नदियाँ शिवालिक से निकल के कहाँ जाएगा, बागर में। बागर में क्या मिलेगा, कंकड़ पत्थर वगैरह मिलेगा उसको। उसके बाद कहाँ जाएगा, तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में नदियाँ ऊपर आ जाती है, ठीक है, अब वहाँ आकर के वहाँ पर ही दलदल बना देता है, बता दिए। अच्छा तराई से कहाँ जाएगा, बांगर नहीं खादर में पहले जाएगा, ठीक है, खादर में। अब वहाँ पर ही जो है ना वो पानी को लेकर के आएगा, जो नदी का पानी है उसको लेकर के आएगा, वहाँ पर ही नया मट्टी का निर्माण करेगा, और इसको बोलते हैं नई जलोढ़, नई जलोढ़, ठीक ना। याद रखना क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई जलोढ़ को और किस नाम से जाना जाता है, तो खादर। आप पुरानी जलोढ़ को बांगर। ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। अच्छा को सवाल पूछते बताओ, देखते कितना बच्चा बता पाता, ठीक है। कौन सा ऐसा जलोढ़ मिट्टी है जिसमें फसल अच्छा होगा, खादर में कि बांगर में, सोचो, खादर या बांगर, बांगर में। आप क्या बोले, खादर। आप लोग बताइए एक्सेप्ट करता है, पागल है छोड़िए तो पागल है। देखिए जब नदी का पानी बहा करके लाया तभी तो नए नए जलोढ़ है, और जब नए नए जलोढ़ रहता है तो उसमें कई प्रकार का, उसकी मिट्टी में कई प्रकार का मात्रा यानी कि रासायनिक मात्रा पाया जाता है जो फसल के लिए अति आवश्यक होती है। तो जो नया नया मिट्टी रहेगा उसमें फसल अच्छा होगा। अगर बोलेगा कि बताइए जलोढ़ का कौन सा वह प्रकार है जिसमें फसल अच्छा होता है, तो क्या मारना है, खादर को, नई जलोढ़ यानी खादर को। और इसमें क्या होता है ना, इसमें बागर में, कि इसमें क्या होता है कि ये पुरान हो जाता है जलोढ़, एक ही मिट्टी में बार बार फसल लगाने से उसमें क्या हो जाता है, उसमें पूरी तरीके से इसमें नमी खत्म हो जाती है, प्लस में अलग प्रकार का एक मिट्टी हो जाता है। अच्छी एक बात बताइए, दो छूट गया बताना हमको, एगो क्या था डेल्टा, एगो रे। देखिए पहले बताइए पहले क्या था, नहीं पहले था भाबर, उसके बाद नदी कहाँ आएगा, तराई में, उसके बाद नदी कहाँ आएगा, बागर, नहीं पहले खादर, सॉरी बच्चों, ये कहाँ आएगा, बांगर, ठीक है। उसके बाद जाएगा रे, नहीं रे, और उसके बाद जाएगा डेल्टा। आप समझना मेरी बात को समझो। देखो यहाँ तो नदी जना ही नहीं रहा था, कंकड़ पत्थर सब ढेर सारा था, अभी जस्ट आपको समझाया, यहाँ कंकड़ पत्थर ढेर सारा है। तराई में नदी किस रूप में था, दलदलीय क्षेत्र में, दलदलीय इस रूप में था। खादर में क्या था, नई जलोढ़ के रूप में था,
बागर में क्या था? पुरानी जलोढ़ के रूप में था, पुरानी जलोढ़ के रूप में था। अब समझना, देखो बच्चों, क्या होता है ना कि हम लोग अपने फसल को उपजाने के लिए इतना ना खाद डाल देते हैं खेत में, इतना ना खाद डाल देते हैं कि क्या हो जाता है कि इसके यानी जमीन यानी जो मिट्टी है इसके ऊपर खाद का एक परत जम जाता है। ध्यान से सुनो, जब वैसी मिट्टी या फिर फसल उपजाने वाला वैसा खेत, जिस खेत में हम अत्यधिक मात्रा में खाद डाल रहे हैं, तो वो खाद का जो एक परत है वो ऊपर में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, और इसे ही कहा जाता है रेह। ठीक है, यानी ये क्या है? ये खाद का एक क्या है? परत है। आइए, पता है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे अत्यधिक मात्रा में उसकी मिट्टी के ऊपर रेह पाया जाता है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, वहां पर अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वहां पे अत्यधिक मात्रा में खेती होता है। ठीक है, और हम लोग कोई भी क्षेत्र में आप देखिएगा ना, तो कोई कोई ऐसे भी खेती करने वाले लोग होते हैं, वो खेत को अत्यधिक मात्रा में करते हैं। ठीक है, एक शब्द आप लोग समझते हैं, यानी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और उसका 20 दिन तक होता है ना, तो कहा जाता है बिस्तौरी। ठीक है, तो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है हम लोगों ने जो खेती करता है उसके लिए, कि खेत को बिस्तौरी नहीं पुरने देना है। इसका मतलब ये होता है कि एक फसल कटा, उसके अगला 20 दिन के अंदर दूसरा फसल लगा देना, और उसमें दबा के क्या देगा? खाद देगा। तो जो खाद है ना, वो खेत की मिट्टी के ऊपर एक प्रकार क्या बना लेता है? नमी बना लेता है, अलग से एक परत बना, खाली खादिए का परत बन जाता है। ठीक है, अब 10 साल से लगातार आप उसमें खाद डाल के बना रहे हैं, तो मट्टी भी अपना क्या करता है? खुद का मट्टी भी अपना कहता है भाई कितना खाद डालेगा, अब तो छोड़ दो। अब वही क्या बना लेता है? रेह जो बना लेता है। तो रेह की मात्रा ज़्यादा कहाँ मिल जाएगा? पंजाब और हरियाणा में। अच्छा, इसके बाद जो मिट्टी है वो जा करके एक बहुत बड़े सागरीय में, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इस प्रकार के दक्षिण महासागर, अब आपका जा करके कई महासागर है, उसमें जा करके मिल जाएगा। अब वहाँ पर जो है ना, उसके नदी के मुहाना पर जितना भी कचरा उचरा जितना भी यहाँ से मिल रहा था, जैसे मान लीजिए कोई आया और कुछ भी खा करके और प्लास्टिक फेंक दिया इसमें, यानी नदी के जो पानी आ रहा था उस क्षेत्र में फेंक दिया, तो उसको बहा करके लाएगा और बहुत बड़े महासागर में मिला देगा, और यहाँ पर जो मुहाने पर कचरा जमाएगा वही कहा जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए डेल्टा किसे कहते हैं? तो नदी के मुहाने पर जमे हुए कचरा को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। अच्छा, भारत के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, कि भारत के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? पश्चिम बंगाल डेल्टा नहीं है, सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, इस प्रकार के खेती जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक खेती बोल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कितने से बच्चे जो जैविक खेती का मतलब समझते हैं? कौन सा ऐसा राज्य है, पूरा प्रमुखता राज्य, जहां केवल जैविक खेती होती है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे जैविक खेती होती है? पहले तो समझाना पड़ेगा जैविक खेती क्या होता है। आप लोग कितने से बच्चे जो जानते हैं कि खाद जो है, मतलब गोबर, जो गाय का गोबर होता है, अगर हम उसको खेत में डालेंगे तो वो भी खाद के काम करता है, जानते हैं। लेकिन अगर जैसे ही गाय से गोबर मिला और अगर वो गोबर को डाल दिए तो वो फसल को बर्बाद करता है। ठीक है, फसल को बर्बाद करता है। अब उस गोबर से क्या बनाना है? खाद बनाना है। गोबर से खाद बनता है, इधर आसपास कहीं गांव में बनता है, आप जाके पता कीजिएगा तो पता चल जाएगा। गोबर से खाद कैसे बनाया जाता है? आप सबको पता है? गोबर से खाद पहली बार सुन रहे क्या कि गोबर से खाद ही बनता है, कि पहले भी सुने? देखिए क्या होता है, से सुनना। जो जानवरों से, जो गाय, भैंस और भी कई प्रकार, भिन्न प्रकार जो जानवर है, जिससे हमको क्या मिलता है? गोबर। वो गोबर क्या रहता है? गर्म रहता है, क्योंकि यानी जो जानवर है उसके जुआले से क्या निकलता है? मीथेन गैस। और गोबर में भी क्या है? मीथेन गैस है। और मीथेन गैस के अधिकता होने के कारण वह गोबर जो है कैसा रहता है? गर्म रहता है। तो सबसे पहले गोबर को एक स्थान पर जमा करके, यानी इस स्थान पर जमा करके, और गोबर को इस प्रकार से पसार दिया जाता है, पसार दिया जाएगा। ठीक है, पूरा फैला करके बढ़िया से पसार दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? और इस पर पानी बुनकाते रहना है। पानी समझते हो? समझ मैया, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? एकदम लगता है कि पढ़ने से एकदम उब गया है, और लगता है भगवान को प्यारे करना है अपने आप को, कि भगवान अब उठा लीजिए। इस धरती पर काफ़ी एग्जाम देना पड़ रहा है, मैट्रिक अभी तो पास किया, अभी इंटर भी दे पड़ रहा है। क्या मैया, वैसा इंसान जाके पूछिए जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रहा है करने को,
आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तब पर भी वो ने अपने में बात करने में लगा है। दे रहे हैं छुट्टी, थोड़ा सा रुको। यहाँ पर गोबर फैला करके यहाँ पर क्या होता है, पानी को छिड़का जाता है। किस लिए? ताकि पानी जो गोबर है वो इतना गर्म है, उसके बाद पानी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसको बहुत यानी 3 से 4 दिन तक पूरा बढ़िया से इसको पानी बुनक बुनक करके, मतलब पानी को छिड़क करके इसको ठंडा करना होता है। और उसके बाद केचुआ खरीद के लाता है लोग। केचुआ समझते हैं, जिसको चेरा भी बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है, केचुआ वगैरह। ये किसान का मित्र है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये किसान का मित्र किसको कहा जाता है, केचुआ को। केचुआ खरीद के मिलता है, केचुआ मिलता है, ठीक है ना, ये किलो के भाव से मिलता है केचुआ। ला करके ये जो गोबर है ना, इस गोबर में डाल दिया जाता है। लेकिन देहाती केचुआ ना है, एक अलग प्रकार का केचुआ रहता है जो लैब में तैयार किया जाता है। देहाती केचुआ रहेगा ना, वो क्या करेगा, गोबर को पार करके सीधे ही वो जमीन के तले चल जाएगा, समझे। और जो लैब में तैयार किया जाता है ना केचुआ, वो क्या करता है कि ये गोबर में ही घूमते रहेगा, ये मिट्टी के अंदर नहीं जाता है। अब गोबर जैसे मान लेते कि मेरे पास 1000 kg गोबर है, 1000 kg गोबर है, ठीक है। आई केचुआ इसको खा जाता है, 1 किलो 1.5 किलो केचुआ लाइए, डाल दीजिए, केचुआ ये सारा खा जाता है। और खा करके जो वो एक गोबर देगा वही कहलाता है ओरिजिनल खाद। यानी ये लेगा, खा लेगा, और ये उत्सर्जन के माध्यम से जो केचुआ अपना शरीर से बाहर निकालेगा वही ओरिजिनल खाद, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है फसल का उत्पादन करने में। और अगर 1000 kg गोबर का है, यानी जो गाय का गोबर है, उसको खा करके और केचुआ बना देगा 600 kg, और ये ओरिजिनल खेत में डालना होता है। इस प्रकार हम लोग गोबर से क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं, और एकरा डाला जाता है खेत में। और बाद जा करके फसल उत्पादन होता है, टमाटर भिंडी जो भी उपजाना है वही कहलाता है जैविक खाद। तो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, याद रखना नाम, बार बार बोल रहे हैं सिक्किम। सिक्किम में जैविक खाद होता है, यानी वहाँ पर खाद उद नहीं डाला जाता है, यूरिया पोटास सब नहीं डाला जाता है। डायरेक्टली उन लोग गोबर से क्या करता है, खाद बनाता है, और खाद से फिर खेत में डाल करके वहाँ से फसल उपजाता है। समझ में आ गया पूरा बढ़िया से, ठीक है। अब आप लोग उतारना उतारिए, नहीं उतारना जाइए। अब अगला दिन मिलते हैं, ठीक है ना।